वजीर आजम ने कर्तव्य पथ का किया इफ्तिताह, आवाम को कर्तव्य पथ देखने की दावत। कहा कि कर्तव्य पथ सिर्फ ईंट और पत्थरों का रास्ता ही नहीं बल्कि भारत के जमहूरी माजी और हमावक्ती नजरियात की है जिंदा राह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल मीडियम के जरिए प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया मुहिम का करेंगी आगाज। 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाना है मुहिम का मकसद। वजीर आजम ने 2018 में 2030 के पायदार तरक्याती हदफ से 5 साल कबल मुल्क को टीबी से पाक बनाने की थी अपील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटर राइड में शिरकत करने वाले 75 मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ नुमाया मकामात का करेंगे दौरा। 10 रोज़ा गणेश उत्सव आज होगा इख्तिताम पजीर। महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के खुसूसी इंतजाम। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तमाम आलमी रहनुमाओं का ताज़ियत का इज़हार। एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दी शिकस्त। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। और भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का जीता फाइनल। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट ऊंचे मुजस्मे की भी रोनुमाई की। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि भारत को आज नई तवानाई और तहरीक मिली है क्योंकि मुल्क अमृत काल के दौरान नौ आबादियाती निज़ाम से आज़ाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि तारीख फिर से लिखी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी और बहादुरी को याद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की शानदार तारीख मुल्क के नौजवानों के खून में गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क नेताजी के नज़रियात पर चलता तो भारत गैर मामूली बुलंदियों पर पहुंच जाता। वजीर आजम मोदी ने तरमीम शुदा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर नुमाइश भी देखी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी इसी कड़ी का हिस्सा है। 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की बनी ये मूर्ति 65 मीट्रिक टन वजन की है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के अमृतकाल के मौके पर नेताजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई को आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत की नई सुबह करार दिया। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस मुजस्समे को उसी जगह नस्ब किया गया है जहां पहले किंग जॉर्ज का मुजस्समा हुआ करता था। वज़ीर आज़म ने स्कूल के बच्चों के साथ सकाफती प्रोग्राम को भी देखा। विस्टा जदीद सहूलतों के साथ तारीख को भी समेटे हुए है। इसके साथ ही माहौलियात का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है।
इसके साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी सड़क कर्तव्य पथ का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को सबसे बेहतर बनाने का रास्ता कर्तव्य पथ से ही गुजरता है और अवामी खिदमत और मुल्क की खिदमत के लिए ये नई तवानाई और तहरीक से शराबोर करेगा। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लोगों की सहूलत के मुताबिक रीडेवलप किया गया है। अब ये बहुत खूबसूरत, बेमिसाल और पुरकशिश बन गया है। यहाँ 106 पब्लिक टॉयलेट्स, पार्किंग की सहूलत और खाने पीने के स्टॉल का भी नज़्म किया गया है। लाल ग्रेनाइट पत्थरों से फुटपाथ की तामीर की गई है और बैठने के लिए बेंचें भी बनाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक नुमाइश का भी मुआयना किया जिसमें की गई तब्दीलियों को तस्वीर के जरिए पेश किया गया है। रीडेवलपमेंट की खास बात यह भी है कि हिफाजती नुक्ते नज़र से CCTV कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस रीडेवलपमेंट को हकीकत की शक्ल देने वाले मेहनतकश तबके के लोगों से बातचीत कर उनके तजुर्बात को जानने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की बेमिसाल तरक्की में मसरूफ़ तमाम मेहनतकशों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही यौम जमहूरिया के मौके पर उन्हें अपने कुंबे समेत खुसूसी मेहमान के तौर पर शामिल होने की दावत भी दी। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद बनते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की के तमाम पहलुओं को बताया। उन्होंने कहा कि समाजी, सकाफती, मुआशी, डिजिटल, सेहत और तालीम तमाम बुनियादी ढांचों में तब्दीली जारी है। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्तव्य पथ को एक सकाफती तब्दीली करार दिया। उन्होंने कहा कि नई चमक और नई तवानाई में मुस्तकबिल का भारत शामिल है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों में जिम्मेदारी के जज्बे को तहरीक देने के लिए कर्तव्य पथ को मुतासिर कुन करार दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज PM TB फ्री इंडिया मुहिम का आगाज़ करेंगी। इस मुहिम का हदफ 2025 तक मुल्क को तपेदिक यानी TB के मर्ज से पाक बनाना है। इस मौके पर सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन प्रोग्राम में रियासत और ज़िले सतह पर सेहत इंतज़ामिया, कॉरपोरेट, सनत, शहरी समाज और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदे भी हिस्सा लेंगे। इस मुहिम का तस्वुर सभी बरादरियों के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का है ताकि TB के इलाज में लोगों की मदद की जा सके और TB के खात्मे की सिमत में मुल्क की तरक्की में तेज़ी लाई जा सके। इस मुहिम की शुरुआत के साथ ही सदर जमहूरिया नेशन मित्र पोर्टल का भी आगाज़ करेंगी। ये पोर्टल TB के मरीज़ों को इलाज के दौरान मुख्तलिफ तरह की सहूलियात फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में 2030 के पायदार तरक्की के हदफ से 5 साल पहले मुल्क को TB से पाक बनाने की अपील की थी। अब आप TB मरीज़ को गोद ले सकते हैं और उनके लिए आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना भेजना होगा। गोद लेने वाले को निश्रेय मित्र कहा जाएगा।
टीबी मरीज को इनफरादी तौर पर इदारे अवामी नुमाइंदे गोद ले पाएंगे। फिलहाल तकरीबन 9 लाख तपेदिक के मरीजों को गोद लिए जाने के ताल्लुक से इत्तफाक किया गया है। अवामी शराकतदारी को फ़रोग़ देना इस मुहिम का हदफ है। अगली खबर, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटर राइड में 75 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं जो मुल्क भर के मुख्तलिफ अहम मकामात तक पहुँचेंगे। इस प्रोग्राम में नौजवानों के उमूर और खेलों के वज़ीर मुमलिकत नसीद परमांक भी मौजूद थे। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से रायपुर के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो वहां पार्टी कारकुनों और लीडरों से खिताब करेंगे। नड्डा पार्टी के प्रोग्रामों में भी शामिल होंगे। अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में कई मकामात पर तेज़ बारिश से कल शाम आम जिंदगी धर्म भरम हो गई है। कुछ नशीबी इलाकों में पानी भर गया है और कई सड़कों पर ख़ास तौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक मुतासर हुआ। संगारेड्डी ज़िले के मोनीपल्ली में सबसे ज़्यादा 8.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात के अफसरान ने बताया कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है, जिससे 8 अजला में 60% से ज़्यादा बारिश हुई है और 24 अजला में 20 से 59% से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अफसरान ने यह भी बताया कि मगरबी और मशरक़ वस्ता बंगाल के खलीज के नज़दीक हवा का कम दबाव होने की वजह से आइंदा कुछ दिन बारिश जारी रहने का इम्कान है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने लॉस एंजलिस में जापान के इक़्तिसादियात, तिजारत और सनत के वज़ीर यासुतोशी निशिमोरा से मुलाकात की। इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फोरम IPEF की वज़ारती मीटिंग के मौके पर होने वाली मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत जापान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तिजारत, रोज़गार में इजाफ़े और बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में तोसी पर तबादला ख्याल किया। 12 सितंबर से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 मुनक़्क़िद की जाएगी। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक से 1500 के करीब शुरा शिरकत करेंगे। इस मौजू पर हमारे नामा निगार ओपी यादव ने मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के मरकजी वज़ीर पुरुषोत्तम रूपाला से बातचीत की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पहली बार 40 साल बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डेयरी सेक्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही है और मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक डेयरी कॉन्फ्रेंस के विषय पर। जिस तरह से ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हो रहा है, भारत के किसानों के लिए न केवल आमदनी बढ़ाने के संदर्भ में बल्कि नई तकनीकी देश में लाने और निवेश कारोबार की संभावना बढ़ाने के संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे? इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का सम्मेलन भारत में होना वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और तो और एक ऐसे मौके पे ये इवेंट हो रहा है जब भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे उसने अपने कदम रख दिए। कितने दिन तक ये चलेगी और इसकी थीम लाइन क्या है इस बार की? लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये इनकी टैगलाइन है। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक डेलीगेट हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 300 से अधिक विदेश से डेलीगेट्स आने वाले हैं और बाकी हमारे यहाँ से स्थानीय सभी प्रांतों से इस विषय से जुड़े लोग इसमें हिस्सा लेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो गुजरात न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरह सहकारिता के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कोऑपरेटिव मॉडल को माना जा रहा है। ऐसे में इनकी खूबियाँ वो भी हम यहाँ शोकेसिंग करेंगे और देश के किसानों को और भी इसके कवरेज में लाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जिनका माना कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और जहां भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पशुपालन से जुड़ी विधाएं हैं, सहकारिता है, इसको न केवल दुनिया तक पहुंचाया जाएगा बल्कि देश में रोजगार, व्यापार और कारोबार की अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, 10 रोज़ के गणेश उत्सव का आज इख्तिताम होगा। महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन नजरियाब के लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। और बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ का 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में इंतकाल हो गया। मलका एलिज़ाबेथ गुज़िश्ता साल अक्टूबर से सेहत के मसाइल से दुचार थीं।
कुछ अरसे से मलका एलिज़ाबेथ कहीं जाने से भी कासिर थीं, इसीलिए वो अपनी मुलाकातें लंदन में बकिंगम पैलेस के बजाय स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में कर रही थीं। मलका एलिज़ाबेथ II की उम्र सिर्फ 25 साल थी जब उन्हें बरतानिया का तख्त सौंपा गया। उसके बाद से अब तक तकरीबन 7 दहाइयों तक वो इस तख्त पर चलवा अफरोज थीं। वो बरतानिया में इक़्तिदार संभालने वाली सबसे मुअम्मर खातून थीं। इसके अलावा मलका एलिज़ाबेथ का नाम दुनिया के कदीम तरीन हुक्मरानों में गिना जाता है। मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर बरतानिया के शहज़ादा चार्ल्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये उनके और उनके कुंबे के सभी अरकान के लिए निहायत मुश्किल की घड़ी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में कहा, बरतानिया के एलिज़ाबेथ II के इंतकाल से दुनिया ने एक अजीम शख्सियत को खो दिया है। एक दौर गुजर गया जिसमें उन्होंने अपने मुल्क और लोगों की 7 दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक क़यादत की। बरतानिया के अवाम और उनके अहल खाना को मेरी ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि मलका एलिज़ाबेथ II को हमारे दौर की एक बावक़ार शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी कौम और अवाम को मुतासरकुन क़यादत फ़राहम की। इसने अवामी ज़िंदगी में वक़ार और शाइस्तगी का मुज़ाहरा किया। मैं उनकी मौत पर गमज़दा हूँ। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके अहल खाना और बरतानिया के अवाम के साथ है। बरतानिया के वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने कहा है कि मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल मुल्क और दुनिया के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि मलका एक मजबूत चट्टान की तरह थी जिनके सबब जदीद बरतानिया की तामीर की गई। आज उनकी वजह से बरतानिया एक अजीम मुल्क की हैसियत रखता है। मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया के अवाम के लिए तहरीक का बायस थी। ट्रस ने कहा कि उनके कामों के तई लगन हम सब के लिए एक मिसाल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए बरतानवी सफारत खाने में एक किताब पर दस्तखत किए। अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइडन ने किताबचे पर दस्तखत किए। वाशिंगटन डीसी में बरतानिया के सफारत खाने ने मलका एलिज़ाबेथ को खराज तहसीन पेश करते हुए अपने कौमी परचम यूनियन जैक को आधा झुका दिया है। और आइए अब नजर डालेंगे खेल की खबरों पर। मुत्तहदा अरब इमारात में जारी एशिया कप में कल भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान को 101 रन के बड़े फर्क से मात दी। मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 213 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 101 रन ही बना सकी। भारत की जानिब से विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। कोहली ने 122 रन की जारहाना इनिंग खेली। T20 इंटरनेशनल में कोहली की ये पहली सेंचुरी थी, जिसके साथ ही ये उनकी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 71वीं सेंचुरी हो गई। उधर भारत के स्टार एथलीट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला लगातार जारी है। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग का फाइनल जीत लिया है। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नीरज ने इससे कबल 2017 और 18 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां वो बिलतरतीब 7वें और चौथे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार नीरज ने डायमंड ट्रॉफी जीतकर एक और कामयाबी हासिल की है। डायमंड लीग के फाइनल में चेक जमहूरिया के जैकब वॉल्जिच 86.94 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ दूसरे और जर्मनी के जेवलिन वेबर 87.73 मीटर थ्रो के साथ तीसरे मकाम पर रहे। अमेरिका में जारी साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में ट्यूनिस की खिलाड़ी ऑनिस जेबूर ने खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। रात गए सेमीफाइनल में जेबूर ने 17वें सीड याफ्ता फ्रांस की कैरोलिन गार्शिया को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली सुर्खी ली है हमने, वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है वज़ीर आज़म ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का किया इफ्तिताह, राजपथ बना कर्तव्य पथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह किया है और इफ्तिताह के साथ ही बरसों पुराना राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मजस्मे की भी नकाब कुशाई की है और आवाम को दावत दी है कि वो यहाँ आएँ और अपने कर्तव्य को याद करें। अगली खबर भी है राष्ट्रीय सहारा से और ये खबर है दुनिया में मुतवक्किल ज़िंदगी की शरह, तालीम में और आमदनी में कमी, इंसानी तरक्की के इंडेक्स में 10 से 9 ममालिक पीछे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा की ये एक रिपोर्ट आई है। और अगली खबर जो हमने ली है वो सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से ही है और ये EWS रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ है। EWS रिजर्वेशन मामले पर समाअत अब 13 सितंबर को होगी। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। इनकलाब ने जो पहले सफ़े अव्वल पर अपनी बड़ी सुर्खी लगाई है वो है बरतानिया की सबसे उम्र दराज मलका एलिज़ाबेथ दोयम का 96 साल की उम्र में इंतकाल। बकिंगम पैलेस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि मलका एलिज़ाबेथ दोयम स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में इंतकाल कर गई हैं और मलका एलिज़ाबेथ दोयम के इंतकाल पर पूरी दुनिया में ताज़ियत के पैगाम आ रहे हैं। तमाम आलमी रहनुमा उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अखबार की तरफ और ये अखबार है हमारा समाज से और ये है क्विक रिएक्शन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। नई दिल्ली में ये खबर छपी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़ौज के साथ मिलकर जुमे को क्विक रिएक्शन मिसाइल का फ़िज़ा से मार करने वाली मिसाइल के 6 टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए गए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद जापान 2+2 वज़ारती मुज़ाकरात कामयाबी के साथ तय पाए। और अब अखबार मशरक़ की अगली खबर। अखबार मशरक़ की जो खबर है वो है कि हिजाब के मामले पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात। और अब अगली खबर। कोरोना के दौर में दुनिया भर में बहुत से लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की नारा पंचायत की रीता देवी उनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज़राअत के शोबे में खुद इन्हिसारी की मिसाल कायम की। उन्होंने एलोवेरा की काश्त शुरू कर दी। इससे न सिर्फ अपनी माली हालत को मजबूत बना लिया बल्कि दूसरों को रोज़गार भी दिया। पेश है ये रिपोर्ट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की रीता देवी के लिए सच साबित होती है। नौकरी जाने पर मुतअद्दिद लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, लेकिन रीता देवी के मुस्बत रवैये ने न सिर्फ उन्हें खुद कफील बनाया बल्कि आज उन्हें नौकरी से भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा है। एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली नारा पंचायत की रीता देवी कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठी थीं। उन्होंने कर्ज लेकर एलोवेरा की काश्त शुरू की और इसके लिए उन्होंने एक हर्बल कंपनी की मदद से एलोवेरा के 5000 पौधे हासिल किए। आज उनके खेत एलोवेरा के पौधों से लहलहा रहे हैं। मेरे एक परिचित जो हैं जिन्होंने एक कंपनी लगाई हुई है जो एलोवेरा के पौधे दे रहे थे और मुझे उन्होंने समझाया कि आप भी मैडम एलोवेरा की खेती कर। रीता देवी ने बताया कि आज के दौर में हर्बल फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, इसलिए उन्होंने एलोवेरा की काश्त करने का फैसला किया क्योंकि बाजार में एलोवेरा की मांग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। एलोवेरा की काश्त में रीता देवी को घर वालों का ताउन भी मिल रहा है, साथ ही उन्होंने गाँव की दीगर खातून को रोज़गार भी दिया है। इनकम का साधन है, बहुत अच्छा साधन है और मैं तो सबको कहना चाहूँगी जो हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं कि वो इस एलोवेरा की जो खेती है इसको अपनाएं और इसको बढ़ावा दें। रीता देवी ने अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी की एक नई कहानी लिखी है और आज वो उन तमाम लोगों के लिए तहरीक का बाइस हैं जिन्होंने कोरोना के दौर में नौकरी खोने के बाद हार मान ली है। हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर आज़म ने कर्तव्य पथ का किया इफ्तिताह, आवाम को कर्तव्य पथ देखने की दावत। कहा कि कर्तव्य पथ सिर्फ ईंट और पत्थरों का रास्ता ही नहीं बल्कि भारत के जमहूरी माजी और हमा वक्ती नज़रियात की है जिंदा राह।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल मीडियम के जरिए प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया मुहिम का करेंगे आगाज। 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाना है मुहिम का मकसद। वजीर आजम ने 2018 में 2030 के पायदार तरक्याती हदफ से 5 साल कबल मुल्क को टीबी से पाक बनाने की थी अपील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटर राइड में शिरकत करने वाले 75 मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ नुमाया मकामात का करेंगे दौरा। दस रोज़ा गणेश उत्सव आज होगा इख्तिताम पजीर। महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में गणेश मूर्ति के विसर्जन के खुसूसी इंतजाम। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तमाम आलमी रहनुमाओं का ताज़ियत का इज़हार। एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दी शिकस्त। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का जीता फाइनल। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।